दोस्तों, हम लोग आज जो नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है उसके कुछ एक तरह से नोट्स ही समझ लीजिए, वो लिखा हुआ हूँ। बहुत पहले मैंने लिखी थी इसको, तो इसको पढ़ते हैं। जहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ से बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके। वास्तुकला एक परिचय। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर शब्द लैटिन शब्द टैक्टन से बना है, जिसका अर्थ निर्माता होता है। अतः आदिकालीन मानव ने जब से अपने लिए आश्रय का निर्माण करना प्रारंभ किया, तभी से वास्तुकला विज्ञान का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ। मूर्तिकला एक परिचय। मूर्तिकला स्कल्पचर शब्द प्रोटो इंडो यूरोपीय मूल केल से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है मोड़ना। मूर्तियाँ कला की लघु रचनाएं होती हैं। वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच अंतर। वास्तुकला भवनों की डिजाइन और निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जैसे पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, अभियांत्रिकी और गणित के साथ साथ सटीक मापन, ताजमहल, लाल किला आदि ये वास्तुकला है। मूर्तिकला त्रिआयामी रचनाएं होती हैं, एक प्रकार की सामग्री से बनती हैं। इसमें रचनात्मकता और कल्पना का समावेश होता है। नटराज नर्तकी की कांस्य मूर्ति ये उदाहरण है इसके। भारतीय वास्तुकला विभिन्न संस्कृतियों और शैलियों का संगम। भारतीय वास्तुकला भारत के विकास की कहानी है। सिंधु घाटी से लेकर ब्रिटिश शासन तक भवनों और मूर्तियों की अपनी स्वयं की एक कहानी है। भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। प्राचीन भारत में जैसे हड़प्पाई कला हो गया, मौर्यकालीन कला हो गया, मौर्योत्तर काल कला हो गया, गुप्तकालीन कला हो गया, दक्षिण भारतीय कला हो गया। तो हड़प्पाई कला और वास्तुकला जीवंत कल्पना और कलात्मक संवेदनशीलता इस प्राचीन सभ्यता की विशिष्टता थी, जो उत्खनन स्थलों पर पाई गई। अनेकानेक मूर्तियों, मोहरों, मृदभांडों, आभूषणों आदि से प्रकट होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल तथा पुरातात्विक प्राप्तियां। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान। विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की कतारें, लिंग और यौन के पाषाण प्रतीक, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, ताम्र तुला और दर्पण, कांस्य धातु की बनी हिरन का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे किले, बृहत स्नानागार, समाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और पशुपति की मोहर। धौलावीरा गुजरात विशाल पानी का कुंड, स्टेडियम, बांध और तटबंध। विज्ञान पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाले अभिलेख। नवीनतम फोरसी शहर। लोथल गुजरात सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर बोला जाता था इसको। समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल। गोदीवाड़ा जहाज बनाने का स्थान। धान की भूसी, अग्निवेदिकाएं, चित्रित मृदभांड, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति। 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण मापने वाले उपकरण। राखीगढ़ी हरियाणा सबसे बड़ा स्थल, प्रांतीय राजधानी। अन्नागार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के तट पर। ये राखीगढ़ी से अन्नागार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें मिली हैं। रोपड़ से अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ कुत्ते तथा तांबे की कुल्हाड़ी आज़ादी के बाद खोजी गई पहली साइट थी रोपड़। बालाथल और कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। चूड़ी कारखाना, खिलौने, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ी
दुर्ग और निचला नगर अग्निवेदिकाएं। सुरकोटडा गुजरात में है। यहाँ घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष मिला है। बनावली हरियाणा में सूखी हुई सरस्वती नदी पर खिलौना हल। जो लाजवद अग्निवेदियाँ अंडाकार आकार की बस्ती अरीय गलियों वाला एकमात्र नगर है ये बनावली। आलमगीरपुर मेरठ में है ये, यमुना नदी के तट पर मिला। सबसे पूर्वी स्थल तांबे के बने हुए टूटे फलक, मिट्टी की बनी वस्तुएं और नाद पर कपड़े की छाप। मेहरगढ़ पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत। मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार। चन्हूदड़ो पाकिस्तान भारत का लंका साहब। लिपस्टिक का उपयोग मनके बनाने का कारखाना बिना गढ़ वाला एकमात्र सैदोनगर। कोट दीजी पाकिस्तान टार बैल और माँ देवी की मूर्तियाँ। सुतकांगेंडोर पाकिस्तान में है। ये फोरसी का सबसे पश्चिमी स्थल है। ये मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ पे। बालू हरियाणा विभिन्न पौधों के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। लहसुन के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य यहीं से मिले हैं। दाइमाबाद महाराष्ट्र फोरसी का सबसे दक्षिणी स्थल। कांस्य रथ, कांस्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। केरल नो धोरो गुजरात में है ये। फोरसी के नमक उत्पादन केंद्र। कोटबाला पाकिस्तान में है ये। भट्टी के प्राचीनतम प्रमाण पाए गए हैं। मांड जम्मू और कश्मीर में। फोरसी का सबसे उत्तरी स्थल है ये। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर, सड़कें समकोण होती थीं। तो नगर देखते हैं पहले। जैसे ये गढ़ है, ये दुर्ग है पश्चिमी भाग में और ऊंचाई पर स्थित है ये, और पूर्वी भाग में निचला नगर है। 3 प्रकार के भवन पाए गए हैं। एक आवास गृह, एक सार्वजनिक भवन, एक सार्वजनिक स्नानागार। मिट्टी की पक्की ईंटों और जिप्सम के गारे से बनाए जाते थे ये जो भवन है। चारों ओर कमरे बने होते थे। मोहनजोदड़ो में मिला है साक्ष्य। ऊंचे गढ़ है यानी कि दुर्ग। पश्चिमी भाग में ये होते थे जो दुर्ग हैं। विशाल आयामों वाले घर बनाए जाते थे, जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाले हाल, आंगन। इसके अतिरिक्त शासकों और अभिजात वर्गों की आवास भी। हालांकि मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के शासकों जैसे बड़े बड़े मंदिर, महल और स्मारक नहीं। अन्नागार वायु संचार वाहिकाओं के साथ ऊंचे चबूतरे लगे थे अन्नागार में। निचला नगर छोटे छोटे भवन होते थे, एक कक्षीय, श्रमिक वर्गों के आवास के रूप में प्रयोग किए जाते थे। घरों में सीढ़ियों के साक्ष्य संभवतः 2 मंजिला भवन रहे हों। निजी कुएं, स्नान गृह तथा भवनों में वायु संचार की व्यवस्था भी थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता उन्नत जल निकासी व्यवस्था। छोटी नालियाँ मुख्य सड़क से चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ी हुई थीं। नालियाँ ढकी हुई होती थीं। नियमित दूरी पर मलकुंड बनाए गए थे, जिसको गटर हम लोग बोलते हैं। कई विद्वानों का तर्क है कि टिग्रिस यूफ्रेट्स यानी दजला फरात के मेसोपोटामियाई लोगों ने सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की कई मोहरें मिली हैं। हड़प्पाई सभ्यता की मूर्तियाँ। हड़प्पाई मूर्तिकार त्रिआयामी कृतियों में निपुण थे। मोहर, कांस्य मूर्तियाँ और मृदभांड। तो मोहर उत्खनन से कई तरह की मोहरें मिली हैं, जैसे वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार तथा वृत्ताकार।
अधिकांश मोहरें मुलायम पत्थर तथा स्टेटाइट के प्राप्त हुई हैं। इनके अतिरिक्त अगेट, चट, तांबा, काचाब, फ्रेयंस तथा टेराकोटा आदि की भी बनी मोहरें प्राप्त हुई हैं। चित्राक्षर लिपि में मुद्रा लेख अपठित द्विदिशात्मक लेखन शैली की लिपियां मोहरों पर लिखी मिली हैं। मोहरों पर पशुओं की आकृति उत्कीर्णित मिली है, जैसे कुबड़दल बैल, गैंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बकरी, मारकोर, साकिन, मगरमच्छ आदि। मोहरों पर गाय के चित्र नहीं मिले हैं। दोनों और तीनों ओर के मुद्रा लेख के साक्ष्य मिले हैं, एक तरफ मानव और दूसरी तरफ जानवर। इसका उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए होता था। लोथल तथा मेसोपोटामिया से मिली हैं। एक छेद वाली कुछ मुहरें शवों के साथ संभवतः ताबीज के रूप में। मोहरों पर गणितीय आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, संभवतः शैक्षणिक उद्देश्य हेतु। स्वास्तिक डिजाइन वाली मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। मुख्य मोहरें: पशुपति की मोहर, मानव आकृति या देवता, देखिए त्रिशिंगी, बाघ और हाथी, गेंडा, भैंस और दो हिरण की आकृति। ये बताई गई है कि इधर जो है बाघ और हाथी, इधर गेंडा और भैंस, और इधर दो हिरण। 6 तरह के जानवर जो हैं, 5 तरह के जानवर हैं, 6 हैं कुल संख्या उनकी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और स्टेटाइट की मोहर है ये, पशुपत की मोहर। यूनिकॉर्न वाली मोहर: एक सींग वाला काल्पनिक पशु जिसकी सींग जैसी पूंछ, वको जैसी दाढ़ी तथा फटे खुर भी होते हैं। यूनिकॉर्न वाली मोहर जो है। कांस्य मूर्तियाँ: हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके कांसे की मूर्तियां बनाते थे। आज भी इसी तकनीक का देश के कई भागों में प्रचलन है। उदाहरण: मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी नग्न त्रिभंग मुद्रा में। कालीबंगा का कांसे का बैल विश्व की सबसे पुरानी कांसे की मूर्ति है, ये नर्तकी की मूर्ति। टेराकोटा: इन्हें पकी हुई मिट्टी से बनाया जाता था। इन्हें पीचिंग विधि द्वारा बनाया जाता था। अधिकांश गुजरात और कालीबंगा से मिली हैं। उदाहरण के लिए मातृ देवी की मूर्ति, सींग वाले देवता का मुखौटा, खिलौने आदि। ये जो नर्तकी है चूड़ियाँ, कंगन और ताबीज पहने हुए है। मातृ देवी यानी कि उर्वरता की देवी। कई स्थानों से अनेक मूर्तियां मिली हैं। वक्षस्थल पर लटकी हुई कंठाहार से सुसज्जित महिला धोती, कटिवस्त्र और करधनी पहनी हुई है। पंखाकार मुकुट है उसके। दाढ़ी वाले पुजारी: मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्टेटाइट की बनी है ये। पतिया शाल ओढ़े हुए है। दाहिने हाथ पर बाजूबंद है। पुरुष धड़। हड़प्पा से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति, पेट निकला हुआ है। भुजाओं और गर्दन में सॉकेट हेतु छिद्र बना हुआ है। मृदभांड, बर्तन और डेहरी मिले हैं। उत्खनन से 2 तरह के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, सादे मृदभांड तथा चित्रित मृदभांड। इनको लाल व काले मृदभांडों के रूप में भी जाना जाता है। वृक्ष, पशु पक्षियाँ और ज्यामितीय आकृतियों के ही चित्र बनाए जाते थे। चाक पर बनाए गए मृदभांड अति उत्तम हैं। हाथ से भी बने कई मृदभांड मिले हैं, दुर्लभ हैं। मृदभांडों के 3 उद्देश्य थे: घरेलू प्रयोजन, अनाज पानी भंडारण, सजावटी प्रयोजन, छोटे पात्रों आधे इंच से भी कम। छिद्रित मृदभांड, शराब उलटने हेतु।
आभूषण। हड़प्पाई लोग मूल्यवान धातुओं और रत्नों के आभूषण बनाते थे। महिलाएं करधनी, झुमके और पायल। पुरुष और महिलाएं दोनों कंठाहार, पट्टिका, बाजूबंद, अंगूठियां। कार्नेलियन, नीलम, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट आदि से बने मनके भी काफ़ी लोकप्रिय थे। कपड़ों के लिए हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का उपयोग करते थे। चंदूदड़ों और लोथल में मिले कारखाने। विभिन्न शैलियों के बाल और दाढ़ी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग फैशन के प्रति सजग थे। मौर्य कला और स्थापत्य कला। श्रवण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के आगमन से गंगा घाटी के लोगों का धार्मिक और सामाजिक जीवन बदलने लगा। चूँकि दोनों धर्म वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करते थे, इसलिए इन्हें उन सभी क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग थे। इस प्रकार मौर्य कला को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। दरबारी कला। मौर्य शासकों ने अपने धार्मिक और राजनीतिक कई उद्देश्यों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। मौर्य कला। दरबारी कला। दरबारी पहल में महल होता था, स्तंभ बने होते थे और स्तूप होते थे। ये दरबारी कला हो गया। लोकप्रिय कला यानी व्यक्तिगत पहल। गुफाएं होती थी, मृदभांड हो गए, मूर्तियां हो गई। दरबारी कला में महल। मौर्य साम्राज्य सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। राजधानी थी पाटलिपुत्र। बड़े बड़े महलों का निर्माण कुम्हार करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का महल। ईरानी महल आर्केमिनियन से प्रेरित है। महल के निर्माण में मुख्य सामग्री लकड़ी। मेगास्थनीज के अनुसार मानव जाति की सबसे बड़ी रचना। अशोक का महल कुम्हार स्थित, कुम्हार जगह का नाम है। कुम्हार स्थित एक विशाल संरचना, एक 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। इसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था। दीवारों को नक्काशियों और मूर्तियों से सजाया गया था। स्तंभ। अशोक के शासनकाल में स्तंभों पर शिलालेख अति महत्वपूर्ण हो गए। इन शिलालेखों का उपयोग वह राजकीय प्रतीक एवं राजकीय उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए किया। औसतन 40 फीट ऊंचे चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बना। उदाहरण लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, चंपारण सारनाथ स्तंभ, वाराणसी। स्तूप। वैदिक काल में प्रचलित शवाधान टीले ही मौर्य काल में स्तूप कहलाए। इसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता है। अशोक के राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। वैदिक परंपरा से प्रेरित इन स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनवाए गए। इनमें से 8 में उनकी मेधी में बुद्ध के अवशेष तथा 9वें में वह बर्तन रखा गया जिसमें मूल रूप से बुद्ध के अवशेष थे। उदाहरण सांची का स्तूप, पिपरावा का स्तूप, सबसे प्राचीन उत्तर प्रदेश। लोकप्रिय कला। राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रयास से भी कला को अभिव्यक्ति मिली, जैसे गुफाएं, मृदभांड, मूर्तियां। गुफा स्थापत्य कला। इस काल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला का उद्भव देखा गया। जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं का उपयोग विहार यानी निवास स्थल के रूप में करते थे, जबकि आरंभिक गुफाओं का उपयोग आजीवक करते थे। बाद में ये गुफाएं बौद्ध मठों के रूप में भी लोकप्रिय हो गए। इस काल के दौरान गुफाओं को अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें तथा अलंकृत प्रवेश द्वार भी लगवाए गए। उदाहरण बिहार में बराबर और नागार्जुनी
की गुफा का निर्माण अशोक तथा उनके पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। नासिक की गुफाएं 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है जिन्हें पांडवलेनी भी कहा जाता है। इसकी जल प्रबंधन प्रणाली भी उत्कृष्ट थी। हीनयान से संबंधित है ये। बाद में महायान का भी प्रभाव देखा गया। बुद्ध की मूर्तियां भी बनी पाई गईं। मूर्तिकला इस काल में मूर्तियों का उपयोग स्तूप की सजावट और धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता था। मौर्य काल की 2 प्रसिद्ध मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी की हैं। ये सभी तीनों धर्मों में पूजनीय थीं, जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल रचना शिलप्पाधिकारम में मिलता है। सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित थे। मृदभांड इस काल के मृदभांडों को सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। इन्हें प्रायः उच्चतम स्तर के मृदभांड के रूप में संदर्भित किए जाते थे। मौर्योत्तर कला 2री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के बाद भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इनमें उत्तर में शुंग, कण्व, कुषाण और शक प्रमुख थे, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर और वाकाटक आदि भी प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से शैव, वैष्णव और शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का उद्भव भी देखा गया। इस काल के दौरान चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण करने की स्थापत्य कला जारी रही, लेकिन मूर्तिकला मौर्योत्तर काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इसी प्रकार मूर्तिकला की विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ। स्थापत्य कला गुफाएं इस अवधि में चट्टानी गुफाओं के 2 प्रकारों अर्थात चैत्य और विहार का विकास देखा गया। चैत्य कक्षों का विकास इस अवधि के दौरान हुआ था। ये समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष थे और प्रार्थना कक्ष के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। इन गुफाओं में खुले प्रांगण भी थे। उदाहरण करले का चैत्य, अजंता की गुफाएं 29 गुफाएं, इनमें 25 विहार तथा 4 चैत्य थे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं 2री शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल द्वारा। उदयगिरी में 18 गुफा और खंडगिरी में 15 गुफा। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित किया गया था। यह अभिलेख जैन नमोकार मंत्र के साथ आरंभ होता है। यह अभिलेख राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। उदयगिरी में रानी गुम्फा 2 मंजिला गुफा है और उसमें कुछ सुंदर मूर्तियां हैं। स्तूप मौर्योत्तर काल में स्तूप और विशाल एवं अलंकृत होते गए। लकड़ी और ईंट के स्थान पर प्रस्तर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा। शुंग राजवंशों ने स्तूपों में अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण करवाया। हेलेनिस्टिक ग्रीक प्रभाव देखा गया। उदाहरण मध्य प्रदेश में भरहुत और सांची के स्तूप का तोरण। मूर्तिकला इस काल में मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियों का विकास हुआ। गांधार शैली आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब प्रांत में संलग्न क्षेत्र में इस शैली का विकास हुआ। गांधार शैली का विकास 50 BC से लेकर 500 ईस्वी तक की अवधि में 2 चरणों में हुआ। आरंभिक शैली को नीचे धूसर बलुआ प्रस्तर के प्रयोग के लिए जाना जाता है, तो वहीं उत्तरवर्ती शैली में मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग करते थे।
गांधार शैली की मूर्तियों का ग्रीक इंडियन शैली की मूर्तियों के रूप में भी जाना जाता है। मथुरा शैली। मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ। इस शैली की मूर्तियों में तीनों धर्मों बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के चित्र मिलते हैं। मथुरा शैली में मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग दिखाया गया है। हिंदू देवताओं को उनके हथियार और उपकरण के साथ दिखाया गया है। जैसे शिव को लिंग और मुखलिंग के माध्यम से तथा बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभामंडल से अलंकृत करके दिखाया गया है। अमरावती शैली। अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। इस शैली की मूर्तियां संगमरमर का उपयोग करके बनाई जाती थीं। इस शैली पर मुख्य रूप से बौद्धों का प्रभाव था। इस शैली में कथात्मक कला शैली पर अधिक बल दिया गया है। मूर्तियां सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाती हैं। यूनानी कला और रोमन कला। यूनानी और रोमन शैली के बीच कुछ अंतर है। यूनानी आदर्शवादी शैली के चित्रण भगवान और मनुष्यों के चित्र पर बल देते थे, जैसे बुद्ध की मूर्तियाँ, यूनानी पार्थियन की मूर्तियाँ, और वहीं दूसरी ओर रोमनवासी अलंकरण और सजावट के लिए कला का उपयोग करते थे तथा यूनानी आदर्शवाद के विपरीत प्रकृति में यथार्थवादी थे। ये वास्तविक लोगों एवं प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करते थे। ये भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध थे। ये जो है यूनानी जो है संगमरमर का प्रयोग करते थे और रोमन कंक्रीट का प्रयोग करते थे। बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राएं। भूमि स्पर्श मुद्रा। ध्यान मुद्रा में बाईं हथेली गोद में और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। सत्य का गवाह बनाने के लिए पृथ्वी का आवाहन। नीलवर्ण बुद्ध। ध्यान मुद्रा, इसको योग मुद्रा भी कहते हैं। दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है। बोध वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान। वितर्क मुद्रा, उपदेश के शिक्षण चरण का द्योतक। अभय मुद्रा, निर्भयता दर्शाती है। धर्म चक्र मुद्रा। धर्म या नियम का चक्र घूमना। सारनाथ के हिरन उद्यान में ये है धर्म चक्र मुद्रा। अंजलि मुद्रा, नमस्ते, यह मुद्रा बोधिसत्वों के लिए है। उत्तर बोधि मुद्रा, इसका सर्वोच्च ज्ञान है, पूर्णता का प्रतीक है। शाक्य मुनि बुद्ध नामों की मुक्तिदाता। वरदा मुद्रा, इसमें दाहिने हाथ को खुला करते हुए आशीर्वाद देते हैं। ये 5 पूर्णताओं को दर्शाती है: उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी एकाग्रता। करण मुद्रा, बुराई से बचने के संकेत है, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। वज्र मुद्रा, यह ज्ञान इंगित करती है। यह मुद्रा भूटिया और जापान में अधिक प्रसिद्ध है। गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। यद्यपि आरंभिक गुप्त शासक बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध वास्तुकला की परंपरा जारी रखा। इस काल में मंदिरों की वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। इसी प्रकार जैन और बौद्ध कला भी अपने शिखर पर पहुंची। मुख्य रूप से उत्तरवर्ती गुप्त शासक ब्राह्मणीय थे, फिर भी उन्होंने सहिष्णुता का प्रदर्शन किया।
इस काल में 3 मुख्य देवताओं की पूजा की जाती थी। उत्तर और मध्य में विष्णु, दक्षिणी भाग में शिव, पूर्व तथा दक्षिण पश्चिमी और मालाबार तट शक्ति। गुप्त वास्तुकला। गुफाएं। गुप्त काल के दौरान गुफाओं का वास्तुशास्त्रीय विकास निरंतर होता रहा। गुफाओं में भित्ति चित्रों का प्रयोग एक अतिरिक्त विशेषता बन गई। उदाहरण अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट बघौरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर निर्मित गुफाओं की एक श्रृंखला है। इसमें 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 25 विहार तथा 4 चैत्य के रूप में उपयोग में आते हैं। इन गुफाओं को संभवतः 200 से 650 ईस्वी के बीच विकसित किया गया था। अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में चित्रित किया गया था। इन राजाओं में हरिसेन एक प्रमुख राजा था। फ्रेस्को चित्रकारी तकनीक का प्रयोग। फ्रेस्को चित्रकारी तकनीक का प्रयोग हुआ है। चित्रकारी की रूपरेखा लाल रंग से बनाई जाती थी। चित्रकारी में नीले रंग की अनुपस्थिति है। 3 चरण वाले तकनीक। गोबर भूसी से चट्टानों पर गीला लेप लगाकर फिर उस पर प्लास्टर फिर रंग लगाया जाता था। गुफा संख्या 16 वास्तुकला की सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। चित्रकारियाँ सामान्यतः बौद्धवाद आधारित हैं। 24 गुफाएं महायान से संबंधित हैं और 5 गुफाएं हीनयान अवस्था से संबंधित हैं। स्रोत चीनी बौद्ध यात्रियों फाहियान और फेलसाक के यात्रा विवरणों से जानकारी मिलती है। गुफा संख्या 26 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण। गुफा संख्या 19 में नागा राजा और उनकी पत्नी। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 34 गुफाओं का समूह है, जिसमें 17 गुफाएं ब्राह्मणीय शैली, 12 बौद्ध तथा 5 जैन शैली की हैं। इन गुफाओं को संभवतः 5वीं से 11वीं शताब्दी 11वीं ईस्वी में निर्मित किया गया था। विदर्भ कर्नाटका में और तमिलनाडु की विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा। अजंता की तुलना में ये गुफाएं नवीन हैं। हिंदू तथा बौद्ध गुफाएं राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा बनवाई गई थीं तथा जैन गुफाएं यादव राजवंशों द्वारा निर्मित किया गया था। गुफा संख्या 10 विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई गुफा, बुद्ध यहाँ धर्मचक्र मुद्रा में। गुफा संख्या 14 रावण की खाई विषय पर। गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर, कृष्ण प्रथम द्वारा चट्टानों को काटकर रावण द्वारा कैलाश को हिलाते हुए। गुफा संख्या 29 घूमर लेना नाम से प्रवचित है। गुफा संख्या 21 रामेश्वरम मंदिर। गुफा संख्या 32 जैन यानी कि इंद्र सभा। गुफा संख्या 33 जैन जगन्नाथ सभा है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में बघिनी नदी के तट पर 5वीं या 6वीं शताब्दी में निर्मित की गई 9 गुफाओं का एक समूह है। पेंटिंग भौतिकवादी है। जूनागढ़ की गुफाएं। जूनागढ़ में स्थित बौद्ध धर्म की गुफाएं सबसे महत्वपूर्ण गुफा रंग महल। यहाँ 3 भिन्न प्रकार के स्थल पाए जाते हैं, जैसे खपरा कोडिया, बाबा प्यारे, ऊपरकोट। 30 से 35 फुट ऊंचे नगर दुर्ग की उपस्थिति है। मंडपेश्वर की गुफाएं बोरीवली में स्थित है। मोंट पेरीर नाम से जाना जाता है। बाद में ब्राह्मण गुफा के नाम से विकसित किया गया।
बाद में इसे फिर ईसाई गुफा में परिवर्तित कर दिया गया। इस स्थल पर नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर की मूर्तियाँ मिली हैं। उदयगिरि की गुफा विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। इन्हें 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में बनाया गया था। यहाँ विष्णु के वराह और सूअर अवतार की मूर्ति उल्लेखनीय है। यहाँ शिव, नरसिंह, नारायण और स्कंद को समर्पित गुफाएं हैं। स्तूप इस काल में स्तूपों का निर्माण कम से कम हो गया, फिर भी सारनाथ का धमेक स्तूप इस काल में विकसित स्तूपों का उत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्तियाँ इस काल के दौरान मूर्ति कला की एक नई शैली विकसित हुई। इसकी विशेषता क्रीम रंग, बलुआ पत्थर तथा धातु का प्रयोग था। किसी प्रकार की नग्नता नहीं, वस्त्र पहने हुए मूर्तियाँ रहती थीं। उदाहरण सुल्तानगंज बुद्ध, तांबे की मूर्ति, 7.5 फुट ऊंचा विहार। महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेख और लेख सौगौरा ताम्रपत्र सबसे प्रारंभिक ताम्रपत्र मौर्य अभिलेख जो अकाल राहत प्रयासों को उल्लिखित करता है। अशोक काल के पूर्व के ब्राह्मी अभिलेखों में से एक है। अशोक के अभिलेख बौद्ध धर्म के पहले मूर्त साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 33 अभिलेखों के संग्रह हैं, जिन्हें 269 ईसा पूर्व से 232 बीसी में बनवाया गया था। पूरे देश में है। इसमें अशोक के धर्म संबंधी विचारों का वर्णन है। ये लेख विभाजित हैं। स्तंभ लेख बृहत राजादेश कुल 14 एवं उड़ीसा में 2। बृहत शिलालेख लघु राजादेश रानी का आदेश बराबर की गुफाओं का अभिलेख और कांधार का द्विभाषी अभिलेख लेख। ये लेख धार्मिक प्रथाओं या बौद्ध धर्म के दार्शनिक आयाम की बजाय मुख्य रूप से सामाजिक और नैतिक उपदेशों पर केंद्रित हैं। ये अभिलेख निम्न 4 विषयों के इर्द गिर्द घूमते हैं। बौद्ध धर्म में अशोक का धर्मांतरण, बौद्ध धर्म प्रसारित करने के उनके प्रयासों का विवरण, उनके नैतिक एवं धार्मिक आदेश और उनके सामाजिक और पशु कल्याण कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में अशोक अपने आप को ईश्वर का प्रिय सेवक देवनाम प्रियदर्शी बताता है। रूमिनदेई अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अति लघु स्तंभ लेख। यह अभिलेख भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी यानी रूमनदेई नेपाल की अशोक यात्रा का वर्णन करता है। लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति नाम दिया गया है। प्रयाग का अर्थ है मिलन स्थल। हालांकि यह अशोक की स्तंभ है जिसे कौशाम्बी में उत्कीर्णित की गई थी। बाद में इसे इलाहाबाद के किले में ले जाया गया। इसमें 4 अलग अलग अभिलेख हैं। ब्राह्मी में अशोक का सामान्य अभिलेख। अशोक की पत्नी बारुबाकी के राजकीय धर्मार्थ कार्यों का वर्णन। हरिसेन द्वारा संस्कृत तथा ब्राह्मी में लिखित समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी का अभिलेख। फारसी में जहांगीर का अभिलेख। मेहरौली अभिलेख। मेहरौली का लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में है। यह लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णुपद के रूप में बनवाया गया था। यह चंद्रगुप्त के वंग विजय तथा बहलिका विजय का श्रेय देता है। खलसी अभिलेख यह यमुना नदी के तट पर देहरादून के बीच स्थित एक छोटा सा नगर है। खलसी का अशोक का अभिलेख अद्वितीय रूप से अनूठा है। यहाँ मौर्य सम्राट ने 14 शिलालेखों का समुच्चय उत्कीर्णित करवाया था। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि है।
250 ईसा पूर्व के आसपास क्वार्ट्ज पत्थर से 8 फीट चौड़ा 10 फीट लंबा है। ये शिलालेख अशोक के आंतरिक प्रशासन तथा मानवतावादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। मस्की अभिलेख कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक गांव है। मस्की नदी के तट पर तुंगभद्रा की सहायक नदी। यह अशोक का पहला राजादेश है। यह अभिलेख लोगों से बौद्ध धर्म का पालन करने को कहता है। कलिंग राज्यदेश उड़ीसा में स्थित कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की युगांतकारी घटना थी। दिग्विजय की आकांक्षा त्याग कर अहिंसा का मार्ग और बौद्ध धर्म का पालन करने का निर्णय लिया। इस शिलालेख के समुच्चय में अशोक के प्रसिद्ध राजदेशों में से 11 सम्मिलित हैं। इसमें 2 विशेष राजादेश सम्मिलित हैं जो शांति और समझौते का वर्णन करते हैं। कंगनहल्ली अभिलेख कर्नाटक की गुलबर्गा जिले में स्थित है। विभिन्न मूर्तिकला स्लैबों के साथ 75 फीट व्यास का महास्तूप भी है। वित्त स्लैबों में राजा रानी के भी चित्र बने हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि में रानियों अशोक उल्लिखित है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक स्थित ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी। कई अभिलेख मिले हैं। मेगुती मंदिर से मिला अभिलेख संस्कृत और कन्नड़ लिपि में। इस अभिलेख में पुलकेशियन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय, पल्लवों पर चालुक्यों का विजय किया गया है। ऐहोल से बादामी राजधानी स्थानांतरण का भी उल्लेख है। इसे 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा लिखा गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख इसे ओडिशा के उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के हाथी गुफा अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी बीसी में राजा खारवेल द्वारा उत्कीर्णित करवाया गया था। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियां हैं। शहबाज गढ़ी तथा मानसेहरा शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ अशोक के 14 संस्करणों के रिकॉर्ड हैं। ये खरोष्ठी लिपि में है। मंदिरों की वास्तुकला वर्गाकार गर्भगृह और खंभों से युक्त द्वार मंडप के विकास के साथ गुप्त काल में मंदिरों का आविर्भाव हुआ। इसके क्रमिक विकास को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण सपाट छत वर्गाकार आकार द्वार मंडप को उथले स्तंभों पर कम ऊंचाई के उदाहरण सांची में निर्मित मंदिर संख्या 17। द्वितीय चरण इसकी वेदी अधिक ऊंचे कहीं 2 मंजिला मंदिर गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ मार्ग उदाहरण मध्य प्रदेश में नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तृतीय चरण में शिखरों का उद्भव पंचायतन शैली का आरंभ 4 गौड़ देव मंदिर उसके साथ आयताकार भूविन्यास क्रूस के आकार उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर और ऐहोल का दुर्गा मंदिर कर्नाटक। चतुर्थ चरण मुख्य मंदिर सिर्फ आयताकार हो गया, जैसे महाराष्ट्र में तीर मंदिर। प्रथम चरण आयताकार किनारों वाले वृत्ताकार मंदिर, जैसे राजगीर का मनियार मठ। मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, बेसर शैली, होयसल शैली, विजयनगर शैली, पाल और सेन शैली। हिंदू मंदिरों के मूल रूप से निम्नलिखित अवयव सम्मिलित रहते हैं। गर्भगृह, मंडप, शिखर, वाहन। वास्तुकला की नागर शैली 5वीं शताब्दी में भारत के उत्तर भाग में विकसित हुई। विशेषताएं
पंचायतन शैली का अनुपालन किया गया। मंदिर के सामने सभा कक्ष या मंडप स्थित, गर्भगृह के बाहर गंगा या यमुना की प्रतिमा, परिसर में कोई जलाशय नहीं, भूमि से बनाए गए मंच, वेदी, मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग। इसके शिखर 3 प्रकार के थे, लैटिना या रेखा प्रसाद, आधार वर्गाकार, फमसाना, आधार चौड़ा ऊंचाई कम, बल्लभी, आधार आयताकार, छतें गुंबदाकार या अर्धगोलाकार। शिखर पर क्षैतिज आमलक, गोलाकार आकार का कलश, दीवारों को 3 क्षैतिज भागों में विभाजित, रथ, प्रदक्षिणा पथ होता था। परिसर चारों तरफ से घिरा नहीं होता था। रथ जो है तीरथ, पंचरथ, सप्तरथ और नवरथ मंदिर भी बनाए जाने लगे। नागर शैली की 3 उप शैलियाँ। ओडिशा शैली, कलिंग साम्राज्य के विभिन्न भागों में एक अलग शैली। बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में नक्काशी, ड्योढ़ी में स्तंभों का उपयोग नहीं। शिखर को रेखा देउल कहा जाता था। मंडप को जगमोहन कहा गया। मुख्य मंदिर वर्गाकार, इसके परकोटे 4 दीवारी घिरे हुए, द्रविड़ शैली की भांति। उदाहरण, सूर्य मंदिर, काला पैगोडा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। खजुराहो शैली, इसको चंदेल शैली भी कहा जाता है। विशेषताएं, बाहरी और भीतरी दोनों दीवारों पर नक्काशी। मूर्तियाँ कामुक शैली की, कामसूत्र से प्रेरित। बलुआ पत्थर का प्रयोग। 3 कक्ष, गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। एक गलियारा, कुछ मंदिरों में अंतराल भी कहते हैं उसको। मंदिर पूर्वमुखी या उत्तरमुखी। पंचायतन शैली, रेखा प्रसाद शिखर, अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे पर मंदिर। हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म से भी संबंधित। उदाहरण, कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर आदि। सोलंकी शैली, मरु गुर्जर नाम से भी जाना जाता है, गुजरात और राजस्थान। विशेषताएं, मंदिर की दीवारें नक्काशी रहित, गर्भगृह अंदर और बाहर दोनों तरफ से मंडप, बरामदे में धनुषाकार द्वार यानी तोरण, परिसर में एक बावड़ी, सूर्यकुंड। इसकी सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर और लकड़ी की नक्काशी होती थी। विभिन्न पत्थरों का प्रयोग, बलुआ पत्थर, काला बेसाल्ट, नरम संगमरमर। मंदिर पूर्वमुखी। उदाहरण, मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात, 1026 से 27 भीम प्रथम द्वारा बनवाया गया था। दक्षिण भारत में मंदिर। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की देखरेख में शुरू हुई। इन्हें 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण, महेंद्र समूह। महेंद्र वर्मन के शासन में चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था, मंदिर और मंडप। दूसरा चरण, नरसिंह समूह। नरसिंह वर्मन के शासन में मंडप को अलग अलग रथों में विभाजित किया गया। इनमें बड़े भाग को धर्मराज रथ और सबसे छोटे भाग को द्रौपदी रथ कहा जाता था। तीसरा चरण, राज सिंह शैली। शिला को काटकर बने मंदिरों के स्थान पर वास्तविक संरचनात्मक मंदिरों का विकास हुआ। उदाहरण, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर आदि। चौथा चरण, नंदीवर्मन शैली। पल्लव काल, इस दौरान के मंदिरों का आकार छोटा होता था। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली। चोल वास्तुकला, चोल शासकों के संरक्षण में सैकड़ों मंदिर बनवाए गए। द्रविड़ शैली या चोल कला की विशेषताएं। ऊंची 4 दीवारी से घिरे होते थे। इसके ऊंचे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। पंचायतन शैली का अनुसरण किया गया है। इसमें शिखर को विमान कहा जाता था।
विमान के शीर्ष पर एक अष्टकोण होता था। इसमें केवल मुख्य मंदिर के शीर्ष पर ही विमान होता था। गर्भगृह से सभा हाल तक का गलियारा अंतराल होता था। प्रवेश द्वार पर द्वारपाल के रूप में मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती हैं। मंदिर परिसर में एक जलाशय भी है। उदाहरण तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और 1011 ईस्वी में राजाराम फर्स्ट गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम। चोल मूर्ति कला। चोल मंदिर की सजावट में मूर्तियों का विशेष महत्व देते थे। महत्वपूर्ण उदाहरण नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति चालुक्य शासक के दौरान भी बनाया गया था। नटराज की मूर्ति की विशेषताएं दाहिने हाथ में डमरू सृजन, बाएं हाथ में अग्नि विनाश, निचला दायां हाथ अभय मुद्रा में आशीर्वाद, बायां हाथ पैर की तरफ मोक्ष, बाह के चारों ओर एक लिपटा हुआ सांप कुंडलिनी शक्ति, एक बौने आकृति पर शिव तांडव अहंकार, एक कान में पुरुष और दूसरे में महिला की बाली अर्धनारीश्वर। मूर्ति के चारों ओर एक गोलाकार कमेटी बिठाई गई है। गोलाकार प्रकाश की एक प्रभा मंडल। जटाएं गंगा, एक कान में पुरुष और दूसरे में महिला की बाली अर्धनारीश्वर। बाएं हाथ पैर की तरफ मोक्ष। मंदिर निर्माण की अन्य शैलियां नायक शैली। मधुरै शैली भी 16वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी के बीच। इसमें इस्लामी प्रभाव भी देखने को मिलता है। बड़ा गलियारा जिसे पराक्रम कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम मीनाक्षी मंदिर। बारीक नक्काशी। वेसर शैली। कर्नाटक शैली भी चालुक्य शासकों के अधीन 7वीं शताब्दी ईस्वी। मिश्रित शैली नागर और द्रविड़ दोनों की विशेषताएं हैं। विमान और मंडप को ज्यादा महत्व। खुले प्रदक्षिणा पथ, खंभों, दरवाजों और छतों पर बारीक नक्काशी। इस शैली के 3 प्रमुख राजवंश बादामी और कल्याणी के चालुक्य। राजपूत एलोरा में कैलाश मंदिर, होयसल वंश हलेबीडु बेलूर मंदिर। वेसर शैली के उदाहरण हैं दंबल का दोडू बसप मंदिर, एहोल का लाडखान मंदिर, बादामी के मंदिर आदि। मुझे आ रही नींद। विजयनगर शैली। विजयनगर साम्राज्य के शासक 1335 से 1565 ईस्वी कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। इन्होंने चोल, होयसल, पांड्य, चालुक्य इन सभी शैलियों की विशेषताओं का संयोजन किया। विशेषताएं: दीवारें ज्यामितीय पैटर्नों से अलंकृत होती थी। गोपुरम सभी दिशाओं में होता था। एकाश में पाषाण स्तंभ होते थे। स्तंभों पर चाली को उत्कीर्णित किया जाता था। कल्याण मंडप विवाह के लिए बड़ी दीवारें। धर्मनिरपेक्ष भवनों परिसर चारदीवारी से घिरा होता था। उदाहरण विठल स्वामी मंदिर हम्पी में, विरूपाक्ष मंदिर आदि। होयसल कला कर्नाटक 1050 से 1300 ईस्वी। बेलूर, हलेबीडु और श्रृंगेरी जैसे प्रमुख स्थल
विशेषताएं: स्तंभों वाले केंद्रीय हाल के चारों ओर मंदिर तारे के आकार में बनाए जाते थे। मुलायम बलुआ पत्थर कोराइट शिस्ट, मंदिरों के अलंकरण पर बल, मंदिरों की जगती मंच लगभग 1 मीटर ऊंचाई, सीढ़ियाँ जिगजैग पैटर्न में। उदाहरण: हेलेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर, बेलूर में चिन्नाकेशव मंदिर। वास्तुकला की पाल शैली और सेन शैली। बंगाल क्षेत्र की शैली पाल एवं सेन शासकों के संरक्षण में विकास 8वीं से 12वीं ईस्वी में। पाल क्या थे? बौद्ध शासक थे। महायान विहारों, चैत्यों और स्तूप बनवाए। और सेन जो है हिंदू शासक थे, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण करवाया। दोनों धर्मों का प्रभाव देखा गया है। पाल शासकों के अंतर्गत स्मारक नालंदा, जगद्दल, उदंतपुरी तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार, भव्य मठ हैं ये। सेन शासकों के अधीन स्मारक बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर। इसके अधीन वास्तुकला की विशेषताएं: वक्राकार या ढलुआ छत, बांग्ला छत, पक्की ईंटें और मिट्टी, टेराकोटा ईंटें, लंबा वक्राकार शिखर, फिर आवक, प्लास्टर और धातु की अत्यधिक चमकदार फिनिशिंग। उदाहरण: बाराकर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, विष्णुपुर, पश्चिम बंगाल के आसपास के मंदिर। अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि अब मध्यकालीन यहाँ से स्टार्ट